हेलो चैम्पियंस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। और जिनकी पढ़ाई नहीं चल रही है वो आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो क्लास 9th में मैथ्स में हम लोग फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे। पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। उसमें हमने देखा था कि नंबर्स को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और नंबर्स के कितने कितने टाइप सारे बन सकते हैं, वो सारा हमने पहले वाले चैप्टर में कर लिया था। तो अब आगे बढ़ना है हमें। तुम्हारे इस वाले क्लास 9th वाले सिलेबस में तुम्हें दो पढ़ना है, दो पार्ट में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है तुम्हें रेशनल नंबर। तुम्हारे सिलेबस में दो नंबर्स को पढ़ने के लिए बोला गया है, रेशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज़ इर्रेशनल नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तुम्हारे इस चैप्टर में, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स और इसके बारे में जो जो चीज़ें होंगी सिलेबस में वो सारा कुछ करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। जब ये दोनों चैप्टर्स तुम पढ़ लोगे, दोनों नंबर्स के बारे में पढ़ लोगे, तब तुम्हारा नंबर सिस्टम का एक पार्ट पूरा होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो तुम्हारा नंबर सिस्टम वाला ये चैप्टर है, ये जो हम फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का स्टार्ट किए हैं, बेसिकली इसमें केवल नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना होता है। नंबर सिस्टम तो पढ़ना ही है, मैंने बोला था कि इसमें हमें रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर इन दोनों को कंबाइंड करके हम ये बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम एक चैप्टर तो है ही इसका पार्ट, नंबर सिस्टम। बट इसके अंदर दो और छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमको पढ़ने होते हैं। एक होता है हमारा एक्सपोनेंट्स, एक हमारा एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट होता है, और एक है रैशनलाइजेशन। तो ये चैप्टर जो है, नंबर सिस्टम तो ज़रूर है बट इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट्स, देन रैशनलाइजेशन। तो अगर हम लोग रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को फिनिश करते हैं पढ़ के, तो हम लोग अभी सिर्फ नंबर सिस्टम का ये वाला कंपोनेंट फिनिश कर पाएंगे। फिर हमें पढ़ना है एक्सपोनेंट्स। क्लास 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स, वही चीज़ को क्लास 9th में एक बार रिवीजन के पर्पज़ से दिया हुआ है। बट रैशनलाइजेशन आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, ये हमें इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो ये तीनों चैप्टर अगर आप फिनिश करते हो तब जाके आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर ख़त्म होगा। फिर हम पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करते हैं एक एक करके। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमको पढ़ना है रेशनल नंबर, देन हम लोग चलेंगे इर्रेशनल नंबर्स पे, और इन्हीं दोनों नंबर्स को डिटेल में तुम्हें पढ़ना है इस साल, ठीक है? रेशनल नंबर हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे, तो थोड़ा सा और उसको आगे तक एक्सप्लोर करना है। उन भी पॉइंट्स पे बात होंगी जो क्लास 8 में तुम नहीं पढ़े थे, उन सारे पॉइंट्स पे भी इस क्लास में बातें होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ के रेशनल नंबर को पढ़ना है हमें, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। सब लोग हेडिंग बनाओ रेशनल नंबर, ठीक है? रेशनल नंबर सबका हेडिंग होना चाहिए, और डेफिनेशन भी वही रहेगी। याद करो, हम लोग रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते थे कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, एक ऐसा नंबर जिसका फॉर्म कैसा हो, p/q के जैसा हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए। सेकंड हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी नंबर में p/q का फॉर्म है तो सिर्फ इतने से उसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। अगर p/q का फॉर्म है, साथ में ये जो p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। यानी दोनों के दोनों नंबर कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर के बारे में पिछली वाली क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, इंटीजर वाले नंबर कैसे होते हैं। इंटीजर मीन्स -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, ये सब के सब क्या होते हैं, जितने भी कंप्लीट टाइप के नंबर्स हैं, मतलब जो कंप्लीट डेसिमल वाले नंबर नहीं या फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं, उनको छोड़ के जो नंबर कंप्लीट नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहे हैं ना, वो कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि हमने जब ये बोला कि p और q इंटीजर होना चाहिए, तो उसमें जीरो जो होता है वो भी इंटीजर होता है।
तो उसमें एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, या ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। जैसे कोई नंबर में अगर जीरो का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो p और q को जब हम बोल रहे हैं इंटीजर, तो उसमें ये भी चांस है कि q क्या हो जाए, जीरो हो जाए, लेकिन हमको q को जीरो नहीं होने देना है। तो q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर तीन कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, p बाई क्यू का फॉर्म है उसके पास, उसमें p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर चूंकि इंटीजर में जीरो भी आता है, तो यहाँ पे जो q है उसको भाई जीरो इंटीजर नहीं होने देना है। p जीरो होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट q को हमें जीरो नहीं होने देना है। तो अगर कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर इन तीन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा नंबर, जैसे देखो 4/5 है, 4/5 के पास p बाई क्यू का फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या इसका p जो है यानी न्यूमरेटर वो इंटीजर है, बिल्कुल। डिनोमिनेटर भी क्या है, इंटीजर है। क्या जो डिनोमिनेटर है वो जीरो है, नहीं, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। तो ये प्रॉपर रेशनल नंबर तुम्हारा हो जाएगा। -3/7 अगेन एक प्रॉपर रेशनल नंबर होगा, बिकॉज p बाई क्यू का फॉर्म शो कर रहा है। p भी एक नेगेटिव इंटीजर है -3, एंड जो q है डिनोमिनेटर वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 7 है। तो p इंटीजर, q इंटीजर, और q जो है वो जीरो इंटीजर नहीं है, ठीक है। 2.5, कोई बोले 2.5 रेशनल नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले मैं 2.5 को क्या लिख सकता हूँ, 25/10। क्या बोल सकता हूँ भाई, 25/10। तो ऐसा करने से इसको p बाई क्यू का फॉर्म मिल गया, और अगर ये p बाई क्यू का फॉर्म शो कर रहा है तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब क्या हुआ कि क्या p और q इंटीजर्स हैं, तो है, देखो p भी इंटीजर है, 25 एक इंटीजर नंबर है, 10 कैसा नंबर है, वो भी इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर भी बन रहे हैं। क्या q जीरो है, देखो डिनोमिनेटर जीरो है, डिनोमिनेटर तो 10 है, तो जीरो नहीं चाहिए हमको। तो अगर जीरो नहीं है तो हमारा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो p बाई क्यू का फॉर्म हो रहा है, यानी कोई भी डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल के बाद अगर फाइनाइट डिजिट्स हैं, नहीं भी होते हैं तो एक केस होता है उसमें भी होता है, बट ओवरऑल ये p बाई क्यू का फॉर्म बनाना चाहिए। p बाई क्यू का फॉर्म भी बन रहा है, और साथ में इसमें p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा तुम्हारा। सेम अगर नेगेटिव में हो, -3.6 कोई नंबर हो, और पूछा जाए क्या ये रेशनल नंबर बन रहा है, तो तुम इसको पहले p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे, तो -36 बाई क्या बनेगा, ये 10 बनेगा। और अगर ये -36/10 बन रहा है तो p बाई क्यू का फॉर्म मिल गया इसे। अच्छा, ये नेगेटिव ऊपर नीचे कहीं भी होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। नेगेटिव जो है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये p बाई क्यू का फॉर्म बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। क्या इसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं, बिल्कुल इंटीजर्स हैं। क्या q की वैल्यू जीरो है, नहीं, q की वैल्यू 10 है। तो q की वैल्यू जीरो नहीं है, वही हम चाहते हैं कि ये जीरो ना हो, ताकि ये रेशनल नंबर बना रहे। तो अभी तक मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं सब रेशनल नंबर है। एक डिबेटेबल नंबर होता है, जैसे जीरो पे थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है क्या रेशनल है या नहीं है। तो जीरो का अगर पूछा जाए तो सब लोग बोल सकते हैं जीरो को क्या मैं 0/1, 0/2 कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज करो मैंने इसको 0/3 लिख दिया, क्या लिखा, 0/3 लिख दिया, तो क्या इसने p बाई क्यू का फॉर्म बना लिया है, बिल्कुल बना लिया है। न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर 3 है। क्या न्यूमरेटर एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर होता है। क्या 3 एक इंटीजर है, वो भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स हैं। बट क्या यहाँ देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जो तुम 0 देख रहे हो वो न्यूमरेटर है, लेकिन कंडीशन में क्या नहीं 0 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 है भी नहीं, 0 कौन है, न्यूमरेटर। तो ये रेशनल नंबर के तीनों कंडीशन को 100% क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 0 पे भी कोई डाउट नहीं रखना है, 0 ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर ही है, ठीक है। चाहे कोई इंटीजर नंबर भी आ जाए, 3 बोला जाए क्या रेशनल नंबर है, तो
देखो इसमें तुमको p बाई क्यू के फॉर्म में ही डाउट लग रहा है ना यार, तो किसी भी नंबर में 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, 1 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू का फॉर्म बन गया, p और q दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर 1 है, 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, 1 है, तो ये भी तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 3 हो गया, -2 हो गया, -6 हो गया, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो एक बार मैं कंक्लूड करता हूं, रेशनल नंबर्स कोई भी तुमसे पूछे तो बोलना अ नंबर विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू का फॉर्म शो करता हो, p और q दोनों इंटीजर्स हों और q की वैल्यू 0 ना हो, उस नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोल देते हैं। तुम्हें अगर डेफिनेशन लिखना है तो तुम लिख लो इसमें कि अ नंबर विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p and q are integers, where p and q are integers and q not equal to 0 is known as rational number। एग्जाम्पल्स ये सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स में हम लोग क्लासिफिकेशन में ही तुमको मैंने बताया था कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को कैसे क्लासीफाई करना है। तो मैंने उस टाइम पे एक छोटी सी बात बताई थी कि जितने रूट वाले नंबर्स हैं, जिनमें जो रूट के बाहर नहीं आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते थे, इर्रेशनल, और जिनमें रूट लगा ही नहीं होगा वो रेशनल होते हैं। हाँ, जिनमें रूट लगा है वो भी रेशनल हो सकते हैं अगर वो उनका क्या हो सकता है, रूट बाहर आ जाए, रूट से वो नंबर क्या आ जाए, बाहर। जैसे रूट 9 में रूट तुम्हें दिख रहा है बट तुम्हें ये भी पता है कि 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो रूट 9 की दो वैल्यूज हो सकती हैं, +3 और -3। तो दोनों नंबर्स जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। बट अगर यही रूट 15 होता तो क्या 15 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, तो तुम कहोगे नहीं पॉसिबल है, तो ये रूट के बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ये रेशनल नहीं होगा। तो वहां पे मैंने बोला था कि रूट वाले जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल, जो रूट से बाहर नहीं आ पा रहे, और जो रूट के अंदर है ही नहीं वो तो रेशनल है, और अगर हैं भी तो उस रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठा होगा, और अगर क्यूब रूट है तो उसके अंदर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बैठा होगा जो रूट के क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है, तो वो इस तरीके से क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स, रूट वाले नंबर्स हटा दो और ऐसे रूट वाले नंबर जिनके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर या क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब नंबर बैठा है, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो ऐसा तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट क्यूब नंबर रूट के अंदर तो बहुत कम ही दिखेगा, या दिखेगा भी तो उसको हम रूट में रखेंगे ही क्यों, उसको रूट के हम बाहर कर लेंगे। तो ऐसे तुम ओवरऑल याद रखो कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, उन रियल नंबर्स में जितने रूट वाले नंबर हैं उनको हम इर्रेशनल कहते हैं, और जिन पे रूट नहीं लगा होता है, यानी जो डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इंटीजर्स हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर तुमसे मैं पूछूं या कोई भी पूछे तुमसे कि बताओ सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या होगा। जैसे मान लो मैं एक नंबर लाइन होता है जिसको हम लोग रियल लाइन भी कहते हैं ना, ऐसे नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं, बीच में 0 को रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। इधर भी क्या होता है, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4। तो एक बात हम लोग बोलते हैं कि बताओ अगर 0 से मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ। तो अगर तो ये रियल लाइन है तो मैक्सिमम इधर हम कहाँ तक जा सकते हैं, +∞ तक जा सकते हैं। और इधर कोई पूछे मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, तो तुम ये बोलना ये -∞ हो सकता है। और ये जो तुम नंबर्स देख रहे हो ना भाई, ये सब के सब कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स। लेकिन ये भी दिमाग में रखना है, इस लाइन पे जितने नंबर्स हैं इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर रेशनल नहीं हैं, उनमें कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो इर्रेशनल नंबर्स हैं। जो कैसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो
इस रियल लाइन पे लाई करने वाले हर नंबर को हम रेशनल नहीं कह सकते हैं। उसमें से कुछ रेशनल भी होंगे, कुछ इर्रेशनल भी होंगे। बट मेरा क्वेश्चन क्या था कि रेशनल नंबर में, सिर्फ रेशनल नंबर में बताओ, रियल नंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं रेशनल नंबर में बताओ सबसे बड़ा नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है। जो लोगों का आंसर ये आ रहा है कि सर सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी होगा और सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी होगा, वो थोड़ा सा एक बार सोचो, वो लोग गलत हैं। क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी को कभी रेशनल नंबर में कंसिडर नहीं करते हैं, माइनस इन्फिनिटी को हम लोग रेशनल नंबर में कंसिडर नहीं करते हैं। याद करो उसी टाइम मैंने बताया था कि रूट वाले नंबर्स के साथ साथ तुम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को भी कंसिडर कर लो, वो भी किस में आते हैं, इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो इन्फिनिटी तुम्हारा रेशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। माइनस इन्फिनिटी भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो यार जो लोग ये कह रहे हैं कि हम, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे कि रेशनल नंबर में सबसे लार्जेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो इन्फिनिटी आंसर नहीं करना है। तो आंसर क्या करना है भाई, तो तुम ये कहोगे भाई उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते कि वो नंबर कौन होगा, उसके बारे में हम कुछ भी आइडिया नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि वो नंबर सबसे बड़ा इन्फिनिटी है या सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी है, तब तो वो रेशनल होगा ही नहीं। रेशनल का मतलब होता है कि वो फाइनाइट होना चाहिए, तो फिर वो इनफाइनाइट है तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो तुम यही बोल देना कि रेशनल नंबर के केस में सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इर्रेशनल नंबर के केस में पूछेगा तो आंसर हम बोलेंगे सबसे लार्जेस्ट प्लस इन्फिनिटी और सबसे स्मॉलेस्ट माइनस इन्फिनिटी बोला जा सकता है। रियल नंबर में भी बोलेगा तो रियल नंबर में भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के ही तो पार्ट्स होते हैं ना, रेशनल और इर्रेशनल, तो उसमें तो बोला जा सकता है। बट एक चीज का ध्यान देना, रेशनल नंबर में तुमसे फंसा सकते हैं। अगर उसमें बोलते हैं कि तुम सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट बताओ, तो वहां पे तुम इन्फिनिटी का नाम नहीं लोगे, वहां पे बोलोगे कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम लार्जेस्ट रेशनल नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर रेशनल नंबर क्या करें, बोल पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर का। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते और भी देखते हैं रेशनल नंबर में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। रेशनल नंबर में सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स पे क्वेश्चंस आते हैं कि तुम किसी रेशनल नंबर का क्या लिखो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखो। ये सारी चीज़ें तुम पढ़े हो यार। देखो फ्रैक्शंस जब पढ़ा होगा तुमने किसी क्लास में, तो वहाँ भी पढ़ा होगा कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखा करते थे। जैसे हमें कोई एक, यहाँ पे मैं हेडिंग कर देता हूँ, इक्विवेलेंट्स ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी रेशनल नंबर का हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट्स लिखने हैं। तो जैसे सपोज करो मेरा एक रेशनल नंबर है 4/5, मुझे बोला जा रहा है इसका इक्विवेलेंट लिखो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ना, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसकी शक्ल बदल जाएगी बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने बोला कि इसमें मैं 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, क्या वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं, बट इसकी शक्ल बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, ये 4 जा 8 और डिनोमिनेटर में 5 जा 10। तो जो नंबर 4/5 था अब वो क्या दिख रहा है, 8/10 दिख रहा है। इनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है, ये जो वैल्यू ये है वही वैल्यू 8/10 भी है, लेकिन इन दोनों में दिखने में ये दोनों क्या है, अलग है। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स का मतलब जिनकी वैल्यूज सेम हो बट दिखने में क्या हो, अलग हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी नंबर का इक्विवेलेंट लिखने जाएंगे तो उसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक नया नंबर क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। और यदि इसके इक्विवेलेंट्स अगर फाइंड करने हो तो 4/5 में 4/4 कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सेम नंबर से, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। तो 16/20 की भी वैल्यू वही है जो 4/5 की है, वही जो है 8/10 की है। इन सब का 4/5 का चाहे तुम 8/10 लिखो, 4/5 का चाहे 16/20 लिखो, इन सब की वैल्यूज क्या है, सेम है, बट इनकी
जो शकल है वो क्या अलग अलग है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ अ रेशनल नंबर। तो कभी तुमसे बोला जाए किसी एक नंबर के बहुत सारे इक्विवेलेंट्स लिखने के लिए बोले जाए, तो तुम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके क्या बोल सकते हो, उनके इक्विवेलेंट्स लिख सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें एक रेशनल नंबर दे दिया जाए, बोला जाए 10 इक्विवेलेंट्स लिखो, तो पहले 2/2 कर लो, 3/3 कर लो, 4/4 कर लो, 5/5 कर लो, ऐसे करके 10 कर लो, तुम्हें रेशनल नंबर्स उसमें मिल जाएंगे। खास बात क्या होती है ना यार, किसी भी इक्विवेलेंट नंबर का तुम सिंपलेस्ट फॉर्म जब तुम फाइंड आउट करते हो ना, जैसे मान लो मैं बोला कि 10 ऐसे नंबर लिख दिया, 10 के 10 सारे नंबर्स क्या है, इक्विवेलेंट्स है, तो उनको कैसे पहचानोगे वो इक्विवेलेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, सबका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर लेना है। सबके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करके जब तुम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए तुम्हें एक सेकंड एग्जांपल करके तुम्हें दिखाता हूं। मैं पहले से कुछ इक्विवेलेंट्स लिख रहा हूं, अब कैसे पहचानेंगे वो इक्विवेलेंट्स हैं, तो उसके सपोज कर लो हमने यहाँ पे लिख लिया कुछ 20/25, यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया 20/35, यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया 48/60, ऐसे करके मैंने कुछ नंबर्स लिख लिया, ठीक है। अब इनमें तुम्हें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स, ये सारे नंबर्स अगर इक्विवेलेंट्स हैं तो इसमें क्या वो कौन सी खास बात है कि ये सारे इक्विवेलेंट्स हैं, तो तुम्हें क्या करना है, इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो अगर इनका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करो तो ये किससे, 5 से कैंसिल हो रहा है 4 बार में, ये 5 बार में, इसको तुम कैंसिल करो तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है 7 बार में, ये 5 से कैंसिल हो रहा है 7 बार में, इसको कैंसिल करो तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है 12 बार में, 12 से कैंसिल हो रहा है 4 बार में, ये 4 से कैंसिल हो रहा था 7 बार में, ठीक है। ये 4 से कैंसिल हो रहा है 12 बार में, ये 5 से कैंसिल हो रहा है 12 बार में, ये देखो 14 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स में, 14 4 जा 56, एंड ये हो रहा है तुम्हारा 14 से ही कैंसिल हो रहा है 5 बार में, ठीक है ना, ये तुम्हारा बन रहा है। तो सब जगह से तुम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या पा रहे हो, 4/5, 4/5, 4/5 और कितना आ रहा है यहाँ से 4/5, हर जगह से तुम्हें जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 4/5 मिल रहा है। तो अगर सबके सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है तो हम बोलेंगे ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इक्विवेलेंट नंबर्स, ठीक है, ये तुम्हारा बोल सकते हैं। तो इसके बाद ये देख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहते हैं, किसी रेशनल नंबर को कब बोलते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, क्या तरीका होता है पहचानने का। तो अगर कोई रेशनल नंबर गिवन है और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो तुम कहोगे कि वो रेशनल नंबर क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म या इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है। किसी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो अगर कोई एक रेशनल नंबर है p/q इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, SF मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ P and Q have no common factors, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए जो कि कैंसिल आउट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ 4/5 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 4/5 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिकॉज 4 के तुम अगर फैक्टर्स लिखो तो 2 × 2 बनेंगे और 5 के फैक्टर्स लिखो तो सिर्फ 5 बनेगा। तो क्या इनके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन है अदर देन 1, भाई 1 को नहीं कंसिडर करना है, अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनके अंदर नहीं दिखेगा जैसा इनके अंदर दिख रहा है। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं 21/65, ऐसा मैंने एक एग्जांपल लिया। तो 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 7,
एंड 65 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 13। क्या इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, या बोलेंगे ये रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, अभी कभी बोला जाए कि भाई एक रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सपोज 28/35 ही अगर एक नंबर है, बोला जाए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सपोज करो नहीं है, तुम देखोगे नहीं भी होगा, तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उनके सारे फैक्टर्स लिखो। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 35 के फैक्टर्स लिखोगे 5 इंटू 7। तो ये जो कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है ना, इसी की वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जो फैक्टर्स कॉमन है उनको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो फिर जो नंबर बचेगा वो तुम्हारा किस में हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 2 2 जा 4/5। ठीक है, 4/5 इस नंबर का क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कब बोलेंगे है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, और अगर किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उनके फैक्टर्स लिखेंगे और जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म और ये सब करने के बाद हम लोग रेशनल नंबर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम्हें पढ़ना है कि तुम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो हेडिंग बनाना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन का एक और नाम रियल लाइन भी होता है। नंबर लाइन को हम लोग रियल लाइन भी बोल सकते हैं। नंबर लाइन को हम लोग रियल लाइन भी बोल सकते हैं। ये तुम्हारा बनेगा। तो अगर मुझे एक रेशनल नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एक रियल लाइन बना लेते हैं। ये वही रियल लाइन है जिसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, बीच वाले पॉइंट पे हम लोग 0 लेते हैं, राइट वाले पोर्शन में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट वाले पोर्शन में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं इधर लिखूं 1 2 3 4 5 6 और भी नंबर्स हो सकते हैं। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो मेरे पास जो रेशनल नंबर्स आएंगे ना, उनको सबसे पहले मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ। ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई इंटीजर्स आते हैं, सबसे पहला टाइप 1, अगर सपोज करो मेरे पास कोई इंटीजर आता है, इंटीजर्स अगर आते हैं, इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर, तो फिर उनको तो नंबर लाइन पे या रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना सबसे सिंपल है। इंटीजर्स मतलब -2 -3 5 7 0 -8 2 -8 ऐसे कोई भी नंबर आ जाए, ये इंटीजर्स है। तो इनको अगर तुम्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, काफ़ी सिंपल है, जो नंबर है वहीं पे ले जाओ, रिप्रेजेंट कर दो। -2 को ले जाना है तो -2 पे जाओ, ऐसे एरो बना के लिख दो -2, फिर क्या, सिंपल है। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना तो सबसे सिंपल होता है। तो पहले मैं इंटीजर्स को एलिमिनेट कर देता हूँ कि भाई रेशनल नंबर्स में अगर इंटीजर्स आएंगे तो फिर उनको मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बट अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ता, अगर फ्रैक्शंस में कोई आता है, टाइप 2 में फ्रैक्शंस की अगर बात होती है तो फ्रैक्शंस में भी हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस की और एक कैटेगरी बना लेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में देखो, प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होगा, न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे 4/5 आ गया, या सपोज करो 7/8 आ गया, या -3/7 आ गया, या -2/11 आ गया। जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है ना डिनोमिनेटर से, वो नंबर्स क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। और इनकी वैल्यू, ये हमेशा याद रखना, प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा जो पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन,
ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होती है, 0 से तो बड़ी होती है बट 1 से हमेशा स्मॉलर होता है। और नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होता है, 0 और -1 के बीच में लाई करता है, यानी इनकी वैल्यू -1 से ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो पॉजिटिव वाले प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 1 से छोटे होते हैं, इस इंटरवल में लाई करते हैं, और जो ये नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ये वाले नंबर्स, वो हमेशा -1 से बड़े होते हैं, मतलब -1 से बड़े और 0 के बीच में लाई करेंगे। तो इस इंटरवल में लाई करते हैं कौन, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस। और इस वाले इंटरवल में कौन लाई करते हैं, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये होता है। तो इनमें भी कुछ नहीं सोचना है, अगर तो वो फ्रैक्शन, सबसे पहले इंटीजर्स होंगे तो बता दिया, अगर फ्रैक्शंस आएंगे तो उसमें पहले डिसाइड कर लो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस है तो उनको 0 से +1 के बीच में कहीं भी इंडिकेट कर दो, और अगर नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस है तो उनको 0 और -1 के बीच में कहीं भी इंडिकेट कर दो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप वाले, यानी अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हुए तो क्या करेंगे, अगर वो फ्रैक्शंस कैसे हुए, इम्प्रॉपर हुए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, उसमें हम क्या करेंगे। तो अगर वो फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर हो गए, सपोज 18/5 जैसे, -23/7 जैसे, -48 कुछ 5 जैसे, ऐसे कोई नंबर्स आ गए, या 64/11 ऐसे कुछ नंबर्स आ गए जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, उसमें हम कैसे उन नंबर्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है ना, सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को तुम्हें सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। वो याद है, जैसे डिवाइड करते हैं, वो होल नंबर और फ्रैक्शन एक साथ लिखते हैं, उसको मिक्स्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे 5 से डिवाइड के 18 में 3 टाइम्स में डिवाइड जाएगा, 5 3 जा 15, जो रिमाइंडर होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3/5, तो ये बन रहा 3 इंटीग्रल 3/5। वैसे इसको भी चेंज करो तो ये बनेगा -7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2, तो -3 इंटीग्रल 2/7। ये वाले में अगर 48 में डिवाइड करो तो 5 9 जा 45, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, तो -9 इंटीग्रल 3/5। इसको चेंज करो तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, रिमाइंडर कितना हो रहा है, 9, तो 5 इंटीग्रल 9/11। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अगर नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है तो सबसे पहले उनको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बिल्कुल कहानी सिंपल हो जाएगी। अगर यहाँ वाला नंबर फोकस करना है, यहाँ वाला देखो, ये जो इंटीजर वाला पोर्शन है ना, उसको फोकस करना है। अगर तो यहाँ पे 3 है तो इस नंबर को 3 और 4 के बीच में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और अगर ये -3 है तो फिर -3 और -4 के बीच में इंडिकेट करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे -3 से -4 के बीच में कहीं भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर यहाँ -9 है तो यहाँ देखो -9 और -10, यहाँ आगे कहीं होगा ना -9 और -10 के बीच में उस नंबर को इंडिकेट करेंगे। अगर यहाँ पे 5 है तो इस नंबर को 5 और 6 के बीच में कहीं पे भी इंडिकेट करेंगे। ऐसे एरो बनाएंगे और उस एरो के सामने उसका ओरिजिनल नंबर लिख देंगे। जैसे ये 64/11 है तो ऐसे हमने लिख देना है। तो सिंपल है, इंटीजर्स के लिए डायरेक्ट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शंस में 2 कैटेगरी होगी, अगर वो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस है तो 0 और +1 के बीच में, अगर वो नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस है इन दोनों के जैसे तो 0 और -1 के बीच में, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तो उनको सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इंटीजर्स पे फोकस करना है। 3 है तो 3 और 4 के बीच में, -3 है तो -3 और -4 के बीच में, -9 है तो -9 और -10 के बीच में, 5 है तो 5 और 6 के बीच में उनको इंडिकेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके तुम कोई भी रेशनल नंबर आता है तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके सोचो।
पहले इंटीजर, फिर प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और इसको तुम क्या करना है, नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। इस पे क्वेश्चंस तुम देख के कर सकते हो कि कैसे हमें रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। ये वाला पोर्शन भी कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए, ये पोर्शन भी तुम्हारा पुराना ही है। तो इस चैप्टर में जो तुम्हें नई चीज़ पढ़ने को है ना, वो अभी कुछ टाइम बाद आएगा। बाकी अभी तक जितने भी पोर्शंस हमने कवर किए वो सब तुम्हारे क्लास 8 से रिलेट कर रहे हैं, सेम टू सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया अभी तक हमने। बट चीज़ें हैं तुम्हारे सिलेबस में तो करना हमें पड़ेगा, हमें उन चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद हमारा एक और पोर्शन है जो कवर करना है हमें, कि हमें क्या होगा ना कि दो रेशनल नंबर गिवन होंगे। जैसे सपोज करो एक रेशनल नंबर p है और एक रेशनल नंबर q है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, चलो p और q के बीच में बता सकते हो कितने रेशनल नंबर्स होंगे, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन p एंड q। और वो p q कोई भी दो रेशनल नंबर हो सकते हैं, मे बी 1 2 3 4, या इनके बीच में हो सकता है डेसिमल में कुछ गैप हो। तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ इसके अंदर कितने रेशनल नंबर होंगे। तो चाहे इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितना भी कम गैप हो, ऑलवेज तुम्हें आंसर करना है कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लाई कर रहे होंगे। क्योंकि अगर ये छोटा सा भी स्पेस होगा ना भाई, तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट किसी ना किसी नंबर को क्या कर रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दो रेशनल नंबर गिवन है, बताओ इनके बीच में कितने रेशनल नंबर लाई कर रहे होंगे, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई करने चाहिए। ठीक है, तो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि हमें दो गिवन होंगे रेशनल नंबर्स और उनके बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। फाइंडिंग, ये हेडिंग बना लेते, फाइंडिंग सम रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। हमें दो गिवन रेशनल नंबर्स होंगे, उनके बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, अब वो काम तुम्हें कैसे करना है तो फोकस करो, इधर मैं बता रहा हूं। तो इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं, ध्यान देना। टाइप वन में मैं ऐसे लिखता हूं कि अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो, इफ वन रेशनल नंबर has to find between सपोज वो टू रेशनल नंबर्स a एंड b हैं, a एंड b, दो रेशनल नंबर a एंड b गिवन है, उनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो कहानी सिंपल है, तुम्हें क्या करना है, वो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए ये जो दो गिवन रेशनल नंबर है उनका सम करके और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो जो भी नंबर आएगा, जो भी रेशनल नंबर आएगा वो एग्जैक्टली a और b के बीच में लाई कर रहा होगा। वो रेशनल नंबर कहाँ लाई कर रहा होगा, a और b के एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा होगा। तो अगर वन रेशनल नंबर फाइंड करना होगा ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि मैंने बोला 2/3 और 4/5, ऐसा सपोज करो मैंने दो रेशनल नंबर दे दिए, बोला इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो। तो ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया। तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, इन दोनों का सम करना है, 2/3 प्लस 4/5 एंड डिवाइडेड बाई 2। उन दोनों रेशनल नंबर का सम करके हमें 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब सम करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने क्रॉस ही कर दिया, 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 12, तो ये कितना बन गया 22/5 3 जा 15, और ये 2 को 2/1 समझ लेते तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो गया, तो वो नंबर 11/15 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 11/15। तो 11/15 इन दोनों नंबर्स के जस्ट बीच में लाई करने वाला नंबर है। तो हम एक रेशनल नंबर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी दो रेशनल नंबर्स गिवन होंगे उन दोनों का सम करना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर दोगे,
तो एक ऐसा रेशनल नंबर मिल जाएगा जो दोनों रेशनल नंबर के एग्जैक्टली बीच में लाई करना होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कब होगी, जब हमसे एक से ज़्यादा मोर देन वन रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो हमें थोड़ा सा अलग कुछ काम करना है। इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा, ऐसे तो सिर्फ हम एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो वाली कैटेगरी को भी हम यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद इस वाले टॉपिक के बाद ये हमारी क्लास हो जाएगी, बस इसको कवर कर लेते हैं। टाइप 2, ऐसे हमें क्या करना है कि 1 से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करना है। सपोज कि n रेशनल नंबर्स, n मतलब वो 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, n हम सपोज कर लेते हैं कि n रेशनल नंबर्स हैज़ टू फाइंड बिटवीन two given rational numbers a and b, ठीक है। a और b के बीच में हमें क्या करना है, कुछ n रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके दो मेथड होते हैं सपोज करना, ध्यान देना। एक तो प्रॉपर मेथड होता है। इस प्रॉपर मेथड से क्या होता है ना कि जो इसके बीच में हमें रेशनल नंबर्स मिलते हैं वो एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर गैप पे मिलते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर a है और यहाँ पे अगर वो b है, और मुझसे कुछ मान लो 4 रेशनल नंबर अगर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे वो R1 होगा, यहाँ पे वो R2 होगा, यहाँ पे R3 होगा, यहाँ पे R4 होगा। तो अगर तुम इस वाले मेथड को फॉलो करते हो, प्रॉपर वाले मेथड को, तो a और R1 के बीच में जितना गैप होगा उतना ही R1 और R2 के बीच में, सेम गैप इनके बीच में, सेम गैप यहाँ पे भी और सेम गैप यहाँ पे भी। तो प्रॉपर मेथड से जो हमें रेशनल नंबर्स मिलते हैं ना, उनके बीच में गैप क्या होता है, सेम होता है। मतलब जितना R1 a से बड़ा होगा उतना ही R2 R1 से बड़ा होगा, R3 R2 से बड़ा होगा, R4 R3 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो गैप्स होते हैं ना वो बिल्कुल क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं। तो इस वाले मेथड को फॉलो कैसे करना है, इससे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ही कर लिया, सपोज करो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा आसान होता है। जैसे मान लो मुझे ना 4/5 और कुछ सपोज कर लो 9/11, इनके बीच में हमें क्या करना है ना, कुछ 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। R1 R2 R3 R4 एंड R5, ये कुछ 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर मेथड से करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, एक कोई अननोन क्वांटिटी होती है, ऐसे कोई कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे मान लो उसको मैंने m बोल दिया, तो एक m नाम की क्वांटिटी तुम्हें कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट कैसे होगा, तो जो बड़ा वाला नंबर है, इन दोनों नंबर्स में जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को माइनस आउट करते हैं। तो 9/11 माइनस 4/5 ऐसा कर लेते हैं, और फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने रेशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा करके। तो हमें यहाँ पे 5 फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे 5 + 1 यानी 6 से हमें क्या कर देना है, डिवाइड। और जब ये m वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, फिर हम एक एक करके R1 R2 R3 हम R5 तक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम m को कैलकुलेट करते हैं। तो 5 9 जा 45 माइनस 11 4 जा 44, तो ये कुछ 1/55 बन जाएगा, 1/55। और ये 5 + 1 6, तो उसको रिवर्स करोगे तो 1/6 बनेगा। तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना बन जा रहा है, 1/330। कितना बनेगा, 1/330। फिर जब ये m मिल जाएगा ना, तो तुम एक एक करके R1 R2 R3 फाइंड आउट कर सकते हो। हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, इसके बाद वाला जो मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है। बट इस वाले मेथड से क्या होता है ना, एक मैंने जो बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में गैप क्या होता है, सेम होता है। तो कभी मान लो कभी तुम्हें नीड ऐसी हो, हम एकदम बिल्कुल क्या एग्जैक्ट। और इसमें ये भी है कि अगर तुम्हें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे ना, तो सिर्फ 5 ही मिलेंगे, ना तुम्हें 6 मिलेगा ना तुम्हें 4 मिलेगा। 6 वाला फाइंड करने जाओगे ना तो ये एग्जैक्ट यही नंबर आ जाएगा, और इसके पहले निकालने जाओगे तो ये वाला आ जाएगा। और अगर मान लो तुम 7 निकालना चाहते हो तो फिर इससे आगे निकल जाओगे।
तो वो वाला तो तुम्हें चाहिए नहीं, क्योंकि उसने बोला कि इन दोनों के बीच में होने चाहिए वो रेशनल नंबर, ना ही ग्रेटर होने चाहिए ना ही स्मॉलर, इवन इक्वल भी नहीं होने चाहिए, इसके और इसके इक्वल भी नहीं होने चाहिए। तो R1 अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो M जब तुम कैलकुलेट कर लोगे तो R1 को कैलकुलेट करने के लिए जो स्मॉलर वाला नंबर है उसमें M को ऐड किया जाता है, स्मॉलर वाले नंबर में M को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 4/5 में 1/330 ऐड करो, तो इसमें तुम जब एलसीएम लोगे तो 330 ही बनेगा। 5 से 330 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 6 जा 30, 66 बन जाएगा ना, 566। तो 66 इंटू 4 करो, 256। 66 का 4 में मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? 240, 24, 264 है ना, 264। और प्लस यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 265/330। इसके बाद आसान है देखना, उसके बाद तुम्हें R2 फाइंड आउट करना है। तो ये R1 की जो वैल्यू आई है 265/330, इसमें तुम्हें M को ऐड करते जाना है। तो M क्या है तुम्हारा? 1/330। तो डिनोमिनेटर अब तुम्हारा सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 266/330। इसको फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारा 1/330 फिर ऐड होगा किसमें? 266 में, तो आ जाएगा 267/330। उसके बाद वाला क्या आएगा? 268/330। एंड उसके बाद क्या होगा? 269/330। ऐसे करके तुम्हें 5 और भी चाहिए होंगे मान लो अगर 6, तो इसमें बस एक एक न्यूमरेटर को क्या करते जाना है? इंक्रीज करते जाना है। तो R1 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि जो सबसे स्मॉलर वाला नंबर है उसमें तुम्हें M वाली क्वांटिटी को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। फिर R2 को फाइंड करने के लिए R1 की जो वैल्यू आई है उसमें तुमको M को ऐड करना है। उसके बाद जब तुम दो नंबर्स फाइंड कर लोगे ना, इन दोनों को जब फाइंड आउट कर लोगे तुम्हें पैटर्न दिखने लगेगा कि न्यूमेरेटर 1 से क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो बाकी तुम ऐसे ही लिख दोगे। अगर मान लो यहाँ पे 2-2 के गैप पे इंक्रीज कर रहा है तो इनको हम 2-2 के गैप पे इंक्रीज कर देंगे। तो जिस तरीके से कर रहा होगा पैटर्न मिल जाएगा। दो फाइंड आउट करने के बाद तुम्हें वो पैटर्न दिखने लगेगा। तो ये जो मेथड होता है ना, दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में सम, कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये वाला जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर मेथड। इसके अलावा जो मेथड फॉलो करते हैं वो शॉर्टकट होता है, बट उतना प्रॉपर रेशनल नंबर्स नहीं आते। वो जो रेशनल नंबर आते हैं उनके वो मतलब रैंडम होते हैं। हो सकता है वो सारे रेशनल नंबर यहाँ पे सारे हों या सब इधर हों, मतलब उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। बट हाँ ये होता है कि उनके बीच में ही होते हैं, बीच में ही होते हैं, बट कहाँ पे होंगे वो एग्जैक्टली हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला मेथड ऐसे करना है, प्रॉपर वाला मेथड। M वाली वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। वो कैसे करना है? तो इस जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस किया और फिर डिवाइडेड बाई जितने रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में उससे एक ज़्यादा वाले नंबर से डिवाइड करो, तुम्हें M की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बारी जब तुम M कैलकुलेट कर लिए तो R1 फाइंड आउट करने के लिए स्मॉलर वाले नंबर में M को ऐड करो, R1 मिलेगा। फिर R2 फाइंड करने के लिए R1 में M को ऐड करो, R3 फाइंड करने के लिए R2 में M ऐड करो, R4 फाइंड करने के लिए R3 में M ऐड करो। तो यहाँ से तुम्हें ऐड करने के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से पैटर्न दिख जाएगा कि एक एक न्यूमेरेटर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो बाकी भी तुम वैसे ही लिख लोगे। ठीक है, ऐसा करना। हाँ, एक चीज़ देखना है कि इसमें तुम्हें जब भी दो नंबर गिवन होंगे उनमें ये डिसाइड कर लेना है कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। स्मॉलर वाले को पहले लिखना है, ग्रेटर वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा मेथड हो जाएगा प्रॉपर मेथड। तो इसी का हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास वहीं पे रोक देंगे। बाकी जो पोर्शन होगा उसको अगले वाले लेक्चर में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं शॉर्टकट मेथड। अगर यही चीज़ हमें शॉर्टकट मेथड से करनी हो तो कैसे करेंगे? तो शॉर्टकट मेथड से सपोज करो हमको बोला जा रहा है, सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर सेम क्वेश्चन मान लो वो वाला था, क्या था? 4/5 एंड 9/11, ऐसा ही कुछ था ना।
इनके बीच में अगर हमें क्या करना, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर्स। तो करना क्या ना कि सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर पहले से सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर नहीं है तो पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। उसका क्या तरीका होता है ना, देखो इसके डिनोमिनेटर को पहले इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, तो 11 4 जा 44, और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो 9 5 जा 45, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। ऐसा कर दोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 4 जा 44, 5 9 जा 45, और दोनों का डिनोमिनेटर 55 55, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से दोनों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। और जब एक बारी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर तुम देखो क्या उनके न्यूमरेटर में इतना गैप है कि हम 5 रेशनल नंबर्स लिख पाए। तो यहाँ तो नहीं है भाई, यहाँ तो एक भी नंबर नहीं है जो इनके बीच में हम लिख पाएंगे। वैसे लिखने के लिए इनफाइनाइट लिख सकते हैं, बट इंटीजर टाइप का यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गैप बड़ा करने के लिए हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं इधर 10/10 कर दूं और इसमें भी 10/10 कर दूं, तो थोड़ा इसका न्यूमरेटर एक्सपेंड कर जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 440 अपॉन 550, और ये हो जाएगा 450, ये 440 और ये 450, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा 550। तो अभी डिनोमिनेटर सेम ही है, अब तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर्स के बीच में अब थोड़ा गैप हो गया। अब इनके बीच में हम कम से कम 9 नंबर्स लिख सकते हैं, और हमें लिखना कितना है, सिर्फ 5। तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे, 441 अपॉन 550, 442 अपॉन 550, 443 अपॉन 550, एंड ऐसे करके तुम 5 लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बड़ा गैप हो जाएगा। अगर पहले से डिनोमिनेटर सेम है तब तो तुम्हें ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तब अगर डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर में गैप देखो। अगर गैप इतना है कि तुम जितने रेशनल नंबर बोला गया लिखने के लिए उतना लिख पा रहे हो तब तो ठीक है, बट नहीं है तो उसके गैप को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये वाला मेथड काफ़ी शॉर्टकट है, ठीक है ना, ये जल्दी से हो जाता है। बट इस वाले मेथड से ये जो रेशनल नंबर मिलते हैं उनमें वो वाली बात नहीं होती है जो प्रॉपर वाले में होता है। प्रॉपर वाले में गैप क्या रहता है, सेम रहता है। चलो एक और एग्जांपल इसमें लेके देख लेते हैं। सपोज कि कोई नेगेटिव नंबर आ गया -3/7 एंड -2/11, ऐसा कोई नंबर आ गया। तो सबसे पहले इनमें डिसाइड कैसे करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई भी दो रेशनल नंबर हमारे पास होता है ना, तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कौन बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 3 जा 33, 7 2 जा 14। तो अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये रेशनल नंबर बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। बट एक चीज़ पढ़ा है ना, नेगेटिव में कोई नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा हो जाता है, और ये जितना बड़ा है छोटा है उतना ही वो बड़ा हो जाएगा। तो अब फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि ये क्या होगा, लेस हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वो छोटा था और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया था वो बड़ा आया था। तो इसमें अगर कैसे कंपेयर करते थे, 11 4 जा 44 और 5 9 जा 45, तो ये 45 आ रहा था, ये बड़ा था और ये छोटा है। बट नेगेटिव में ऐसे ही चेक करेंगे, बट जो नेगेटिव में चेक तो कर लिया, बट जो छोटा आ रहा है उसको बड़ा कर देंगे और बड़े वाले को छोटा कर देंगे। तो ये तुम्हारा बन गया। तो इनके बीच में सपोज हमें कुछ 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। मान लो क्वेश्चन में बोला कि इनके बीच में क्या करो, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। तो उस केस में क्या करोगे, सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो 11 3 जा -33, 7 2 जा -14, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, तो 11 7 जा 77। क्या इनके बीच में इतना गैप है कि तुम 10 रेशनल नंबर लिख सकते हो? ऑब्वियस सी बात है यार, -33 और -14 के बीच में बहुत सारा गैप है। जैसे देखो -33 से बड़ा कौन होगा, -32, ये गलती नहीं करना है, -34 मत कर देना। -33 से बड़ा कौन है, -32, तो -32/77, -31/77, -30/77, एंड ऐसे करते करते 10th वाला कौन बनेगा, 30 के बाद कितने 7 और लिखने हैं, तो 22 या 23 -23/77, ये बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब काउंट कर लेना। तो 10 रेशनल नंबर्स ऐसे हम करके लिख सकते हैं।
तो डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाना है, अगर नहीं है तो, और फिर गैप देखना है न्यूमरेटर के बीच में। अगर न्यूमरेटर्स के बीच में इतना गैप है कि तुम जितना रेशनल नंबर बोला गया लिख सकते हो तो लिख दो, अदरवाइज कोई ना कोई नंबर 10, 100 का मल्टीप्लाई करके गैप को क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर में सबसे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे, टाइप्स वगैरह देखा था, और दूसरे वाले लेक्चर में थोड़ा हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर में हमने नंबर लाइन पे इंडिकेट करना देखा, और रेशनल नंबर कोई दो रेशनल नंबर गिवन हो तो उनके बीच में हमने कुछ रेशनल नंबर्स कैसे लिखना है वो चीज़ देखा है यहाँ। ठीक है, इक्विवेलेंट्स रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में देखा, ये सारी चीज़ें। बाकी आगे का पोर्शन हम लोग अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक तुम कुछ क्वेश्चंस इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं बुक्स में वो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है ना, हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते वक्त हमें ये नहीं देखना है कि हम बहुत सारे टफ क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं, बेसिक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं, उसके बाद एक बारी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उस चैप्टर के जितने भी टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको रख के हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पे ही नहीं जाना है, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स अपना क्लियर करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स एक बारी बढ़िया हो गया ना तो फिर तुम कैसे भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे उनको तुम कर सकते हो। तो पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि अभी हमें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अच्छे से बिल्ड कर लिया, फिर जाके हमें कोई भी क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड मिलते हैं तो बैठ के सॉल्व करना है। तो हम लोग का भी यही पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हम जो भी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का क्लियर करेंगे, फिर हम लोग 2-3 लेक्चर्स इस पे खर्च करेंगे, अच्छे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर पे उन पे थोड़ा टाइम देंगे हम लोग। बट पहली प्रायोरिटी हमारी उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक नहीं बनेगा ना तब तक तुम क्वेश्चन हम सॉल्व करके तुम्हें दिखा देंगे बट तुम्हें प्रॉपर कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर बाकी जो भी क्वेश्चंस इससे मिल रहे हैं उसको सॉल्व करो, फिर मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।